एम एच अब्रम को अगर इस तरह से एक बार रिवाइज आप लोग कर लेंगे तो एक दो बार तो पहले आप पढ़ ही चुके होंगे इसको, और दोबारा जो है हम उसको पॉइंटिंग करके अलग अलग से चीजों को दिखा दे रहे हैं, तो आपका अच्छे से चीजें तैयार होती चल रही हैं। इसलिए एम एच अब्रम का ये जो है सेशन जरूर लिया करें, इसको मिस न किया करें। काफी मेहनत से चीजें बन के आ रही हैं, और कई चीजें ऐसी होती हैं जो फिर वीडियो में भी वो क्लियर नहीं हो पाती हैं। जी सही कह या रहे हैं कोई सर। कंफ्यूजन आ गया आपको तो सवाल कैसे करेंगे, यहाँ कम से कम लाइव रहते सवाल कर लेंगे। इपिफेनी, आज दो तीन टर्म एक ही साथ में देखेंगे, छोटे छोटे हैं। इपिफेनी, इपिफेनी क्या होता है? इपिफेनी ऐसे जनरली समझ लीजिए, इपिफेनी का मतलब होता है रहस्योद्घाटन, या किसी चीज के विषय में का पर्दाफाश करना, या उसका जो है सामने उजागर होना। जनरली जो है इस वर्ड का यूज किया जाता है दैवीय रहस्योद्घाटन के लिए, जो हेवनली कोई मिस्ट्रीज होती हैं उनके लिए इसका यूज होता है। और दूसरा तरीका दूसरे जिसको पर्सपेक्टिव में ये माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ होता है डेमागी, मेरी मागी के संदर्भ में भी इसे जो है लिया जाता है। तो जैसे कि इपिफेनी डे भी उन्हीं के बर्थ को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इपिफेनी सिग्निफिकेंस द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सडन रियलाइज, कुछ अचानक महसूस होने लगे। ओरिजिनली यूज्ड बाय द क्रिश्चियन थिंकर्स डिनोट द गॉड्स प्रेजेंस इन द क्रिएटेड वर्ल्ड। जनरली जो है ये माना जाने लगे कि जो है भगवान की उपस्थिति यहाँ पर है। क्रिश्चियन लोग जो है इसको मानते हैं ज्यादा। जब जीसस क्राइस्ट की उपस्थिति हुई इस दुनिया में, इनकारनेशन हुआ, तो उसे इपिफेनी के रूप में माना जाने लगा। डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड इपिफानिया, इपिफानिया से आया है। कहाँ से आया? ग्रीक से आया, इपिफानिया से आया है। मीनिंग क्या होता है? मैनिफेस्टेशन आर शोइंग फोर्थ। ओरिजिनली यूज्ड बाय द क्रिश्चियन theologians to denote a manifestation of God's presence in created the world। ये जो है भगवान ने इस पूरी दुनिया को बनाया है, और उनकी उपस्थिति जब महसूस होने लगती है उसे एपिफेनी डे कहा जाता है। द फीस्ट ऑफ एपिफेनी क्रिश्चियन ट्रेडिशंस सेलिब्रेट द रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट टू द मागी, क्राइस्ट टू द मागी। जेम्स जॉयस ने जो है इसको एक स्टेफन करके वर्क लिखा, उसका नाम था स्टेफन हीरो। 1944 में एक वर्क लिखा जिसमें जो है इस टर्म को अलग से अडॉप्ट किया, और एक अलग तरह से जो है, ना कि भगवान, सीध में जब भी स्पिरिचुअलिटी को कहीं प्रेजेंटेशन दिखने लगता है वहां पर जो है एपिफेनी को ये मानने लगते हैं। जैसे कि इन्होंने लिखा है, मींट अ सडन स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन जब भी कोई दैवीय उपस्थिति कहीं पर दिखाई जाती है तो वो जो है हम एपिफेनी उसे कहते हैं। लाभ बाद में जो है पीवी शैली ने अपनी डिफेंस ऑफ पोएट्री 1821 में जो आती थी डिस्क्राइब करते हैं, बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट एज अनफॉरसीन एंड अनबिडन, कॉलिंग हिम द विजिटेशंस ऑफ द डिविनिटी। इसके में विजिटेशंस ऑफ द डिविनिटी किसके लिए यूज किया है? एपिफेनी के संदर्भ में यूज किया है। जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ का, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है टीजीटी के लिए। सेंट्रल वर्ड्सवर्थ पोएट्री थीम्स मोनूमेंट्स टर्न द स्पॉट स्पॉट्स ऑफ टाइम। स्पॉट्स ऑफ टाइम कहाँ पर इन्होंने दिया है फ्रेज? क्यों स्पॉट्स ऑफ टाइम इन्होंने ने कहाँ पे दिया है? सब प्रिल्यूड में, प्रेल्यूड में दिया है। अब ये चीज अगर आपसे पूछ ली जाए कि स्पॉट ऑफ द टाइम जो है किस चीज से रिलेटेड है, पहली चीज थी एक बिब्लिकल है, ये फ्रेज जो है लिया गया है। दूसरी चीज है इपिफेनी से जो बिलोंग करता है। तीसरी चीज है एक प्रकार से एक स्पिरिचुअल रियलाइजेशन यहाँ पर शो होता है। द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, वर्क ध्यान रखिएगा माइन्यूट है, लेकिन ये इनका है, बस यही आपको जानते रहना है। एंड द सॉलिटरी रिपर्ट्स डिपिक्ट द प्रोफाउंड द रेवलेशंस ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी एक्सप्रेस। आप प्रिल्यूड का बुक 8th में जो है वही जो ऊपर भेज दिया हुआ है उसी से 553 से 554 लाइन पे है।
इस तरह से वर्ड्सवर्थ ने भी जो है इसको एपिफेनी या डिवाइन जो है प्रेजेंटेशन को वर्क में अपने डिपिक्ट किया है। तो ये हो गया आपका एपिफेनी। अब हम देख लेते हैं इपिथालमियम। इपिथालमियम जो है ये टर्म अ पोएम रिटन टू सेलिब्रेट अ मैरिज। ये जो है मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए लिखे जाने वाले जो वर्ष होते थे उसे जो है हम इपिथालमियम कहते हैं। टर्म ग्रीक है, ये टर्म इप्थालमियम से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है एट द ब्राइडल्स चैम्बर। एक जो नए दूल्हा दुल्हन है उनके बाहर बैठ करके लोग गाना वाना पहले गाया करते थे, उनके खुशी में ये शादी हुई है इनकी, उसी से टर्म जो है ग्रीक से आया हुआ है। ट्रेडिशनली संग आउटसाइड द बेडरूम्स एंड न्यूली वेडेड टू द ब्लेस देयर यूनियंस। उनके जो है साथ में वो हमेशा रहें इसकी जो है आशीर्वाद के लिए इपिथालमियम गाए जाते हैं। आज भी देखिए अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में भी जो है जब शादी हो के दूल्हा दुल्हन आ जाती है तो औरतें जो है ढोलक वोलक लाती हैं और दूल्हा दुल्हन जो है रूम के अंदर हैं और बाहर आंगन में जो है वो बिछा के चटाइया खूब रात में गौर बजौर होती है। होती कि नहीं होती? क्यों? यस सर। हाँ, यस तो सर, वही हो गया एप्थालमियम। क्लासिकल और रेनेसा में जो है क्लासिकल पोएट जैसे सोफोक्लिस, थियोक्राइटस, ओविड्स और कार्टुलियस, ये जो है इसमें ग्रीक और लैटिन में इपिथालमियम खूब लिखे हैं। न्यू क्लासिकल में भी इसका अच्छा खासा एक यूज रहा है और वर्नाकुलर लैंग्वेज में खूब यूज करी गई, मतलब वहाँ की कोलोकोयल लैंग्वेज में खूब, जैसे अपने वहाँ खूब जो है महिलाएं बैठ के अपनी लोकल लैंग्वेज में गाना गाती हैं, जो शायद शहर का कोई अच्छा सोफिस्टिकेटेड फैमिली का व्यक्ति पहुंच जाए तो समझ ही नहीं पाया कि आखिर जो है ये गा क्या रही है, लेकिन अपनी एक लोकल लैंग्वेज होती है, लोकल शब्दावली होती है, उसका प्रयोग वहां पर क्या आता है। ऐसा न्यू क्लासिकल में भी वर्नाकुलर जो है ये इप्थालमियम गाए जाते थे। इंग्लिश में जो है सर फिलिप सिडनी रोड द फर्स्ट इंग्लिश इप्थालमियम, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1580 में जो है फिलिप सिडनी के द्वारा सबसे पहला जो है ये मैरिज सॉन्ग गाया गया था इप्थालमियम के नाम से जो है। बाद में एडमंड स्पेंसर का इप्थालमियम खुद ही आया, जो खुद ही उन्होंने अपने शादी की पूरी जो है व्यथा इसमें बता डाली। हालांकि इसका एक डिटेल अपना अलग से अस्तित्व है, लेकिन अपने टीजीटी में यहाँ तक काम चल जाएगा। इसका जो फीचर्स देख लेते हैं भाई, इसमें इलाबोरेटेड स्ट्रक्चर है मैचिंग द सीक्वेंस ऑफ आर ड्यूरिंग द वेडिंग डे। यहाँ पर क्षण प्रतिक्षण या घंटे वाइज जो उसके स्टेप्स चलते थे शादी के, उसको जो है यहाँ पर पूरा इलेबोरेट किया जाता है। ब्लेंड क्रिश्चियन द रिचुअल्स पैगन मेथोलॉजी एंड द आयरिश सेटिंग, जनरली इनकी सेटिंग आयरिश की होती थी और पैगनिज्म और क्रिश्चियन रिचुअल्स में एक गाए जाते हैं। सेलिब्रेट द थीम, इनकी ध्यान रखिएगा, लव होती है, डिवाइनिटी होती है और सैंक्टिटी ऑफ मैरिज, ये चीजें थीम में आ जाती हैं। रेनेसा पोएम में अगर देख सकते हैं तो जॉन डन, बेन जॉनसन, रॉबर्ट हेरिक, ये सब इप्थालमियम का यूज किए हैं। सर जॉन सकलिंग, ये इंपॉर्टेंट है, सकलिंग्स अ बैलेड अपॉन अ वेडिंग्स, इन्होंने लिखा अ बैलेड अपॉन अ वेडिंग्स। ये जनरली जो है लोअर क्लास को डिपिक्ट करते हुए ये वेडिंग सॉन्ग्स जो है लिखते हैं और जनरल वर्नाकुलर लैंग्वेज भी इनकी होती है। बाद में पीबी शैली, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इन मेमोरियम में इप्थालमियम लिखते हैं, जो उनकी सिस्टर की वेडिंग के लिए वो लिखा जाता है। जनरली क्वेश्चन भी बना है, पीजीटी में इसको पढ़ाए भी हैं। और ग्रेट मैनली हॉपकिंस भी लिखते हैं, जीएम हॉपकिंस जिसे कहते हैं, 1888 में। और डब्ल्यू.एच. आर्डन 1939 मतलब 20वीं सदी में, 20th सेंचुरी में। ई कमिंग्स कंपोज द इप्थालमियम 1923 में। ये चीजें हो गई इप्थालमियम की। अब आता है आपका एपिथेट। एपिथेट क्या होता है? एक एडजेक्टिवल फ्रेज है। क्वेश्चन प्रोथेलेनियम होता है, वो क्या होता है? देखिए प्रोथेलमियम और इपथेलमियम, इपथेलमियम जो होते हैं जनरली किसी की भी सॉन्ग के लिए हो, और प्रोथेलियम ये जनरली होते सिनोनिम ही है, लेकिन इनमें एक माइन्यूट डिफरेंस ये होता है कि कुछ जो उस समय की क्वीन थी और उनके रिलेटिव्स पे सॉन्ग्स जो उन्होंने लिखा था, एडमंड स्पेंसर ने जो है
उसे उन्होंने प्रोथेल्मियम, और कुछ जो लड़की पे लिखा था उनको जो है उसने प्रोथेल्मियम दिया, और जिसमें जनरल उन्होंने थीम डिपिक्ट करी उसका जो है उन्होंने इप्थाल्मियम नाम दे दिया। बाकी जो है दोनों का थीम, दोनों का टोन, शादी ही मेन टारगेट में होता है, मैरिज ही मेन टारगेट में होता है। ठीक है, समझ पाए? जी सर, थैंक यू। इपिथेट की अगर हम बात करें तो इपिथेट में जो है एक एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। एडजेक्टिवल फ्रेज जैसे हम कह दें अलेक्जेंडर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, तो जो ग्रेट आया है बाद में तो ये अकबर की विशेषता को बताता है, अकबर एक नाउन है। तो एक फ्रेज है जो किसी नाउन की विशेषता बताता है, उसे ही इपिथेट कहा जाता है। एंड एडजेक्टिवल आर एडजेक्टिवल फ्रेज यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग द डिस्टिंक्टिव क्वालिटी ऑफ ए पर्सन आर थिंग, कैन आल्सो रिफर द डिस्क्रिप्टिव फ्रेज दैट रिप्लेस आर अ नाउन। जैसे कि टाइप ऑफ एपिथेट, डिस्क्रिप्टिव एपिथेट होते हैं, जैसे सिल्वर, स्नेरिंग, स्नैरलिंग, ट्रम्पेट। जॉन कीट्स का ये द ईव ऑफ एसटी एग्नेस से लिया गया है। ये सिल्वर को एलिब्रेट करता हुआ आगे का है, फ्रेज आया हुआ है। ऐसे जो है आइडेंटिफाइंग एपिथेट क्या होता है, इसको जो है द ग्लिटरिंग फॉक्स, अलेक्जेंडर पोप ने जो है एक बिल्कुल फ्रेज यूज किया है, या सेसर के लिए यूज किया, कैंची के लिए यूज किया है। तो कैंची को एलिब्रेट करता है, जबकि कैंची है नहीं, पूरे फ्रेज को जो है नाउन से रिप्लेस किया जा सकता है इसको। होमरिक एपिथेट क्या होता है, जो एपिथेट दिया गया है एपिथेट को भी जो है एलिब्रेट करे। जैसे फ्लीट फूटेड एक्लिक्स, अब फ्लीट फूटेड है, फ्लीट को जो है अलग से फूटेड एलिब्रेट कर रहा है, और उसको फिर ये दोनों चीजें मिलकर एलिब्रेट कर रही है एक्लिक्स को। कन्वेंशनल एपिथेट जैसे कि टाइटल यूज्ड टू डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल और लेजेंडरी फिगर्स, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट और अकबर द ग्रेट, लॉरेंजो द मैग्निफिसेंट। तो जब इस तरह की चीजें, द मैग्निफिसेंट जो आया है, ये एक एपिथेट है। इस तरह से जो है हम लोगों ने आज देखा इप्थाल्मियम, एपिथेट, और सबसे पहला टर्म कौन सा था, इपिफेनी। तो दो तीन टर्म थे आज, तीन टर्म जो कि यहाँ से चीजें समझ में आई होंगी। देख लो भाई आज का ये एक्सरसाइज क्या है। द टर्म इपिफेनी ओरिजिन्स फ्रॉम, किस लैंग्वेज से आता है ये? सर ग्रीक। ग्रीक आता है। एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है, ग्रीक लैंग्वेज से। बहुत सही। हु सेकुलराइज द टर्म इपिफेनी? क्यों? जेम्स जॉयस, सी ऑप्शन। वर्ड्सवर्थ पोएट्री epiphany like moments are referred to स्पॉट ऑफ टाइम। spot of time. Which of the following poets wrote the first English epithalamium? Sir Philip Sidney. Right. What type of epithet? Fleet footed aclics. क्या हो जाएगा ये? होमरिक एपिथेट। ये जो है डबल एडजेक्टिव यूज किया गया है, होमरिक एपिथेट, सी ऑप्शन। Which poet humorously parodied the ophthalmium from in Ballad upon Ballad? जॉन सकलिंग, जो इन्होंने लोअर क्लास को डिपिक्ट किया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। इस तरह से आज का लिटरेरी टर्म का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है।